Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम ME 206 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की यूनिट 3 ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रेक्स क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, उनका पर्पस क्या है और देखेंगे हम मैकेनिकल ब्रेक्स के बारे में देखेंगे, जिसमें ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ब्रेक्स होता क्या है। ब्रेक्स होते हैं वो ऑटोमोबाइल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब भी व्हीकल को स्टॉप करना होता है कम से कम डिस्टेंस में, तो हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। जब भी व्हीकल के स्पीड को रिटार्ड करना होता है, स्पीड कम करनी होती है, तो ब्रेक्स का यूज़ किया जाता है। तो ब्रेक्स इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। होता क्या है, जो व्हील्स होते हैं वो रनिंग कंडीशन में होते हैं, तो हम जैसे ही स्टेशनरी पार्ट ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो जब रनिंग सरफेस स्टेशनरी के साथ में कांटेक्ट में आती है, तो दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है व्हील्स की, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रिंसिपल पे ब्रेक है वो वर्क करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका काम है स्टॉप द व्हीकल बाय कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज क्रिएटेड इन द ब्रेक्स बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू हीट एनर्जी क्रिएट होती है। यहाँ पे फ्रिक्शन है वो क्रिएट होता है बिटवीन मूविंग और नॉन मूविंग सरफेस के बीच में। यहाँ पे मूविंग पार्ट आपका व्हील है, क्योंकि व्हील मूव कर रहा है कंटिन्यू और उसे हमें स्टॉप करना है। तो हम जैसे ब्रेक लगाएंगे तो वो स्टेशनरी पार्ट है, उसके साथ में वो व्हील जब कांटेक्ट में आता है, तो व्हील अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि व्हील्स है वो रनिंग कंडीशन में है। तो रनिंग पार्ट है वो स्टेशनरी ब्रेक्स के साथ में कांटेक्ट में आता है, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली हम मैकेनिकल ब्रेक्स देखेंगे, तो मैकेनिकल ब्रेक्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक्स। ये दोनों मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं ब्रेकिंग सिस्टम के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेवरल फैक्टर्स है वो व्हीकल के ब्रेकिंग सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो हैं क्या क्या कि रोड्स की सरफेस। अब रोड सरफेस किस टाइप की होती है, तो ब्रेक्स उस पर भी डिपेंड करते हैं। जहाँ भी अगर रोड प्लेन है, आपकी स्मूथ है और आप ब्रेक्स लगा रहे हैं, तो ब्रेक्स इजीली वर्क करेंगे। और अगर रोड है वो वेयर एंड टेयर हो रखा है और हमें रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ब्रेकिंग सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। रोड की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, व्हीकल के वेट पे भी डिपेंड करता है ब्रेकिंग सिस्टम। व्हीकल पे लोड कितना है स्टॉप करने के दौरान, उस पर भी ब्रेकिंग सिस्टम डिपेंड करता है। व्हीकल किस तरह से चलाया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो व्हीकल की ब्रेकिंग सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं व्हीकल की ब्रेक की नीड्स क्या है। ब्रेक में क्या है वो रिटार्डेशन की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ताकि क्योंकि ब्रेक हमें कंटिन्यू ऑपरेशन में आता है। जैसे भी हम व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो इसकी क्षमता है वो कैपेसिटी वो कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ब्रेक्स का कूलिंग सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। ब्रेक में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ब्रेक्स को हम इमरजेंसी कंडीशन में भी जो भी हम मिनिमम डिस्टेंस पे हम उसको रोकना चाहें, तो फटाफट इजीली रुक सके। लेकिन इसके साथ साथ हमें सेफ्टी की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये सब ब्रेक्स की नीड है। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक्स क्या है। ब्रेक्स हैं वो हमने देखा कि फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। जब भी मूविंग एलिमेंट है वो स्टेशनरी एलिमेंट के साथ में कांटेक्ट में लाया जाता है, तो जो मूविंग एलिमेंट का मोशन है वो इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है, जो विच एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने देखा कि व्हील्स हैं वो मूविंग कंडीशन में है और ब्रेक्स हैं वो स्टेशनरी कंडीशन में है। तो मूविंग पार्ट स्टेशनरी के साथ में कांटेक्ट में आएगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन की वजह से जो मूविंग पार्ट की काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और ब्रेक्स इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं और उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है और रिटार्ड हो जाती है। तो ये ब्रेक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम देखते हैं मैकेनिकल ब्रेक्स। मैकेनिकल ब्रेक्स में बेसिकली हम टू टाइप्स देखेंगे, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। तो ड्रम ब्रेक्स हैं, यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो इसके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हम डायग्राम में देख सकते हैं। बैक प्लेट है, ब्रेक शू है, ब्रेक लाइनिंग है, ब्रेक ड्रम है, और रिट्रैक्टर स्प्रिंग्स हैं, एडजस्टर है, एंकर्स हैं। तो ये सब इसके बेसिक पार्ट्स हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं एक गोल सी रिंग दिखाई गई है, जिसे बैक प्लेट कहा गया है। सबसे बाहरी सर्कल जो है, ठीक है, पूरी एक डिस्क होती है, ठीक है, बैक प्लेट। इसके ऊपर ही ब्रेक शूज़ हैं वो माउंट किए गए हैं। दोनों साइड में दो ब्रेक शू दिखाए गए हैं। ये दोनों ब्रेक शू हैं वो बैक प्लेट के ऊपर ही माउंटेड है थ्रू एंकर्स। यहाँ एंकर्स दिखाएंगे। एंकर एक तरह की पिन होती है जिसके थ्रू ब्रेक शूज़ हैं वो माउंटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिट्रैक्टर स्प्रिंग्स भी लगी हुई हैं। और हमने देखा है कि ब्रेक लाइनिंग है ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम के बीच में। ब्रेक ड्रम इसकी आउटर सरफेस है। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में होता क्या है,
ब्रेक ड्रम है वो अटैच है कोसेंट्रिक टू द एक्सल हब। ठीक है, एक्सल की हब के साथ में कोसेंट्रिक होता है ये। वेयर एज ऑन द एक्सल केसिंग इज माउंटेड अ बैक प्लेट। जो एक्सल की केसिंग है वो बैक प्लेट पे माउंटेड है। तो एक बैक प्लेट है, उसके ऊपर एक्सल की केसिंग है वो माउंटेड होती है, और एक्सल की केसिंग एक्सल हब पे ब्रेक ड्रम है वो अटैच है। तो इन केस ऑफ फ्रंट एक्सल की केस में क्या होता है, ब्रेक प्लेट है वो बोल्टेड होती है स्टीयरिंग नकल के साथ में, बैक प्लेट स्टीयरिंग नकल के साथ में बोल्टेड होती है। ये तो बात हुई आपकी फ्रंट एक्सल की। अब बैक प्लेट है वो स्टील की शीट की बनी होती है और रिब्ड होती है टू इंक्रीज रिजिडिटी एंड टू प्रोवाइड। ये रिब्ड कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें रिब्स होती हैं खूब सारी बैक प्लेट पर। बैक प्लेट इसका मेन पार्ट है जो एक हैवी डिस्क है, और इसके ऊपर ही बाकी सारे पार्ट्स हैं वो माउंटेड होते हैं। ब्रेक शूज़ इसके ऊपर एंकर के थ्रू माउंटेड है, एंकर एक पिन है। ठीक है, और बैक प्लेट है ये स्टील की प्रेस्ड स्टील शीट की बनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक ड्रम है जो अटैच है कोसेंट्रिक टू द एक्सल हब के साथ में कोसेंट्रिक है। ठीक है, और बैक प्लेट है रिजिडिट रिब्ड होती है ये, ताकि उसकी रिजिडिटी इंक्रीज हो और ये एक्सपांडर एंकर और ब्रेक शूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करवा सके, क्योंकि ब्रेक शूज़ पे इसी में माउंटेड है, एक्सपांडर इस पे है और एंकर्स इस पे हैं। तो मोर ओवर इट एब्जॉर्ब द कंप्लीट, जो भी कंप्लीट टॉर्क रिएक्शन है शूज़ का वो सब बैक प्लेट ही एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए इसको टॉर्क प्लेट भी बोला जाता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दो ब्रेक शू हैं वो एंकर किए गए हैं बैक प्लेट पे। फ्रिक्शन लाइनिंग्स हैं वो माउंटेड हैं बैक ब्रेक शूज़ पे। 1 और 2 रिट्रैक्टर स्प्रिंग्स भी यूज़ की गई हैं विच सर्व टू कीप द ब्रेक शूज़ अवे फ्रॉम द ड्रम। वो ड्रम से इसको ब्रेक शू को दूर रखने का काम करती हैं। इसके लिए 2 रिट्रैक्टर स्प्रिंग्स लगाई गई हैं। द ब्रेक शूज़ आर एंकर्ड एट वन एंड, एक एंड पे तो ब्रेक शूज़ हैं वो एंकर किए गए हैं, जबकि जो दूसरे एंड पे फोर्स एफ है वो अप्लाई किया जाता है कुछ ब्रेक एक्चुएटिंग मैकेनिज्म के थ्रू विच फोर्सेज द ब्रेक शू अगेंस्ट द रिवॉल्विंग ड्रम, जिसकी मदद से ये एक्चुएटिंग जो मैकेनिज्म होती है वो हो सकता है केम्स लगा हो, केम भी अप्लाई किया जाता है, जिसकी मदद से ये जो ब्रेक शूज़ को ब्रेक ड्रम के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है, और ब्रेक ड्रम के साथ ये कांटेक्ट में आता है तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है और स्पीड रिड्यूस हो जाती है, और व्हीकल की स्पीड रिड्यूस हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है। एंड एडजस्टर इज ऑल्सो प्रोवाइड टू कंपेंसेट फॉर वियर ऑफ फ्रिक्शन लाइनिंग विद यूज़। फ्रिक्शन लाइनिंग की जो भी वियर है उसको कंपेंसेट करने के लिए एडजस्टर भी अप्लाई किया जाता है। तो रिलेटिव ब्रेकिंग टॉर्क obtained एट द शूज़ फॉर द सेम फोर्स अप्लाइड एट द पैडल वेरीज डिपेंडिंग अपॉन whether the expander is fixed to the back plate or it is floating। तो एक्सपांडर है यहाँ पे वो हो सकता है फिक्स हो या फिर फ्लोटिंग हो। एक्सपांडर यहाँ पे जहाँ फोर्स एफ लगा है वो हम देख सकते हैं। होता क्या है, जो एक्सपांडर कैम वगैरह हम यूज़ करते हैं तो उसकी ब्रेक शू है वो उसकी हेल्प से एक्सपांड करने की कोशिश करता है। इसकी वर्किंग हम देखते हैं। तो जैसे हमने कैप में अप्लाई किया तो एक्सपांडर की मदद से ब्रेक शू है वो एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। एक्सपांड करेगा तो ये ब्रेक ड्रम के साथ में कांटेक्ट में आएगा, और ब्रेक ड्रम है वो रिवॉल्विंग कंडीशन में है तो उसकी स्पीड है वो ब्रेक ड्रम के साथ कांटेक्ट में आके फ्रिक्शन होगा, और उसकी वजह से ब्रेक ड्रम की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, व्हीकल स्टॉप हो जाएगा, व्हीकल की स्पीड है वो रिटार्ड हो जाएगी। और फिर जब अप्लाई नहीं करना होता ब्रेक, जो भी ड्राइवर को रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो ब्रेक पैडल से पैर हटा लेगा। पैर हटाते ही तो ये जो रिट्रैक्टर स्प्रिंग्स है वो वर्क में आती हैं और ये ब्रेक शूज़ को वापस ओरिजिनल कंडीशन में ले आती हैं पीछे की तरफ, और ये इसका कॉन्टैक्ट है ब्रेक ड्रम से वो टूट जाता है। तो इस तरह से इस प्रिंसिपल पर ड्रम ब्रेक्स हैं वो फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपके सेकेंड ब्रेक्स आते हैं डिस्क ब्रेक्स। तो डिस्क ब्रेक्स की कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं, इस टाइप की होती है। इसमें एक रिवॉल्विंग डिस्क है, डिस्क टाइप की स्ट्रक्चर है जो भी मूविंग पार्ट है उसके साथ कांटेक्ट में है। यहाँ पे व्हील हब के साथ में कांटेक्ट में है, कास्ट आयरन की बनी होती है ये, और ये डिस्क बोल्टेड है व्हील के साथ, व्हील हब के साथ में। और एक स्टेशनरी हाउसिंग है, ऊपर हम देख सकते हैं कैलिपर स्टेशनरी हाउसिंग है, ये स्टेशनरी पार्ट के साथ कांटेक्ट में होती है व्हीकल के। जैसे मान लिया एक्सल केसिंग के साथ में या स्टब एक्सल के साथ में कास्ट होती है, ये 2 पार्ट्स में कास्ट होती है। तो 2 पार्ट्स हो गए इसके, रिवॉल्विंग डिस्क हो गई, और जो व्हील हब के साथ कांटेक्ट में है एक फिक्स्ड पार्ट है जो कैलिपर है वो फिक्स्ड पार्ट के साथ में कांटेक्ट में है, स्टब एक्सल के साथ में कांटेक्ट में है, कनेक्टेड है। तो ये 2 पार्ट्स में कास्ट होता है। ये हम डायग्राम में देखते हैं, कैलिपर 2 पार्ट्स में कास्ट है, इसके अंदर पिस्टन्स लगे हैं दोनों पार्ट्स में।
In between each piston and the disc there is a friction pad held in position by retaining pins, spring plates. retaining pins, spring plates इनकी मदद से जो पिस्टन्स हैं, दोनों पिस्टन्स पे क्या पैड्स लगे हुए हैं, फ्रिक्शन पैड्स लगे हुए हैं। और इसके अंदर पैसेजेस भी ड्रिल किए जाते हैं कैलिपर के अंदर, ताकि फ्लूइड को एंटर भी कर सके और वो लीव भी कर सके हाउसिंग से। तो दोनों साइड हम देख सकते हैं फ्लूइड फ्रॉम लाइंस, ये डायग्राम में दिखाया गया है। तो फ्लूइड एंटर भी कर सकता है, निकल भी सकता है, इसलिए पैसेज भी प्रोवाइड करवाया जाता है। These passages are also connected to another one for bleeding. Each cylinder contains a rubber sealing ring between the cylinder and the piston. हर सिलेंडर के अंदर एक रबर सीलिंग भी होती है, सीलिंग रिंग होती है सिलेंडर और पिस्टन के बीच में। हम देख सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर और पिस्टन के बीच में रबर सीलिंग रिंग भी लगी होती है, जो डायग्राम में नहीं दिखाया गया, लेकिन रबर सीलिंग रिंग होती है। जब भी ब्रेक को अप्लाई किया जाता है तो हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड पिस्टन्स मूव द फ्रिक्शन पैड्स इनटू कांटेक्ट विद द डिस्क। तो जो ये फ्रिक्शन पैड है, ये एक्चुएटिंग पिस्टन फ्रॉम फ्रिक्शन पैड है, ये कांटेक्ट में आ जाता है रिवॉल्विंग डिस्क के साथ में। तो रिवॉल्विंग डिस्क के साथ में कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो अप्लाइंग इक्वल और अपोजिट फोर्सेज ऑन द लेटर, इक्वल और अपोजिट फोर्सेज लगेंगी। तो जब भी ब्रेक्स को रिलीज़ करेंगे तो रबर सीलिंग रिंग्स हैं जो वो रिटर्न स्प्रिंग्स की तरह एक्ट करेंगी और एंड रिट्रैक्ट द पिस्टन्स एंड द फ्रिक्शन पैड्स अवे फ्रॉम द डिस्क। तो पिस्टन को ये अवे डिस्क से दूर ले जाएंगी। तो मतलब जब भी ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो पिस्टन है वो रिवॉल्विंग डिस्क के साथ में कॉन्टैक्ट में आएगा, इसके जो फ्रिक्शन पैड हैं वो कॉन्टैक्ट में आएंगे डिस्क के साथ में और इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे दूसरे के ऊपर। और जब भी ब्रेक को रिलीज़ करेंगे तो जो रबर सीलिंग रिंग्स हैं पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, वो एक तरह से रिट्रैक्टर स्प्रिंग्स की तरह काम कर रही हैं। जो ड्रम ब्रेक के अंदर जैसे रिट्रैक्टर स्प्रिंग्स थी कि वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ रही थी जो ब्रेक शूज़ को, इसी तरह यहाँ पे रबर सीलिंग रिंग है वो वापस फ्रिक्शन पैड्स को उनकी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाती हैं और उन्हें डिस्क से दूर ले जाती हैं। तो इस प्रिंसिपल पर डिस्क ब्रेक्स हैं वो काम करते हैं। थैंक यू सो मच।